राजापुर नामक गांव में माधवी अपनी बेटी चिन्नारी के साथ रहती थी। अपने पति की मृत्यु के बाद माधवी को पैसों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो सिलाई का काम करती थी और अपनी बेटी को पढ़ाती थी। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने माधवी को बुलाया। देखो, आपको दी गई समय सीमा समाप्त हो गई है, लेकिन आपने स्कूल की फीस नहीं भरी, इसीलिए कल से अपनी बेटी को स्कूल मत भेजना। मैडम, आप पहले से ही मेरी हालत जानती हैं। हम पर दया करें और मुझे कुछ और समय दें। मैं फीस जमा कर दूंगी, पक्के से। मैंने आपको पहले ही बहुत समय दिया है, यहाँ मेरे साथ बहस मत करो। अपनी बेटी को ले जाओ। हताश होकर माधवी चिन्नारी को लेकर घर जा रही थी। रास्ते में चिन्नारी ने सब्जी बेचने वाले और आइसक्रीम बेचने वाले को देखा। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। माधवी ने अपना पर्स खोला, लेकिन उसमें पैसे ही नहीं थे। चिन्नारी, मैं कल तुम्हें आइसक्रीम खिला दूंगी। चलो अब घर चलते हैं। घर जाकर चिन्नारी ने माधवी से कहा, माँ, हमारे घर के बगीचे में बहुत से करेले होते हैं। अगर हम उन्हें बेचेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। करेले कौन खरीदेगा बेटा? नहीं माँ, इन करेलों में कई पोषक तत्व होते हैं और कई बीमारियों को ठीक करने के गुण भी होते हैं। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती मेरी गुड़िया। तो मैं उन्हें बेच आऊंगी माँ। जैसा चाहो वैसा करो। चिन्नारी ने करेले की कटाई की और हर कवर में 5 पैक किए। फिर उसने उन्हें एक टोकरी में रखा और बाजार चली गई। करेले, करेले, ताजे करेले, पोषक तत्वों से भरपूर करेले, आइए लीजिए। एक एक करके लोग आए और उसके करेले खरीदे। उसके सारे करेले खत्म हो गए। माँ, मैंने सारे करेले बेच दिए। ये देखो माँ, करेलों को बेचकर कितने पैसे मिले। इतना कहकर उसने अपनी माँ को पैसे दे दिए। ये देखकर माधवी को बहुत खुशी हुई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। बगीचे में करेले खत्म हो गए। माधवी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बगीचे में करेले खत्म। चिन्नारी, चिंता मत करो माँ, हमारे बाजार में सब्जियाँ थोक भाव पर बिकती हैं। हम वहाँ से सब्जियाँ खरीदेंगे और गाँव में अच्छे दाम पर बेच देंगे। उस दिन के बाद से चिन्नारी ने सब्जियों का कारोबार करना शुरू कर दिया और खूब पैसा कमाया। कुछ ही समय में चिन्नारी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर एक खेत को पट्टे पर ले लिया। ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती करने लगी। इस तरह उन्होंने खूब पैसा कमाया। शांतिपुर नामक गांव में विजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो टैक्सी चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। उस गांव का सरपंच भी कई टैक्सी चलवा रहा था। एक दिन सरपंच विजय के पास आया। क्या हुआ विजय, क्या तुम खाली बैठे हो? हाँ, तुम्हें खाली ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में तुम्हारी टैक्सी में सवार होता ही कौन है? मैं क्या कर सकता हूँ सरपंच जी? आपने पड़ोसी गांव से टैक्सियां चुराई और यहाँ लाकर कम किराए पर चलाने लगे। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ ना। उन लोगों को खाली हाथ ना दिखाएं जिन्होंने आपको वोट दिया और आपको चुनाव जिताया। ए विजय, ज्यादा बात कर रहा है रे तू। क्या तुम भूल गए कि मैं सरपंच हूँ? मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। फिर वो उस जंगल में एक स्वामी जी के पास गया और उन्हें बताया कि क्या हुआ। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि उस विजय से झगड़ा मत किया करो। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरी इज्जत की बात है स्वामी जी। विजय के अलावा हर कोई मेरे नीचे काम कर रहा है। मुझे उसे सबक सिखाना है। मैं चाहता हूँ कि उसे किसी तरह का नुकसान का सामना करना पड़े। देखो, ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। यदि तुम फिर से किसी को हानि पहुंचाना चाहते हो तो मेरे पास मत आना मदद के लिए। इतना कहकर स्वामी जी ने एक पैकेट निकाला और सरपंच को दे दिया। ये चूर्ण लो और उसकी टैक्सी पर छिड़क दो। फिर वो उसे परेशान करेगी, लेकिन उसके साथ फिर से खिलवाड़ नहीं करना। सरपंच उस चूर्ण को लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। उस रात सरपंच एक चोर की तरह विजय के घर गया और उसकी टैक्सी पर पाउडर छिड़क दिया। मैंने सारा पाउडर उसकी टैक्सी पर छिड़क दिया है। अब मैं एक बार इस टैक्सी में बैठकर देखता हूँ कि क्या होता है। ऐसा सोचकर सरपंच टैक्सी में बैठा। अचानक वो टैक्सी 2 हिस्सों में बंट गई। आहा, तो अगर कोई इस टैक्सी में चढ़ेगा तो ये 2 हिस्सों में बंट जाएगी। अब मैं देखता हूँ कि वो कल से कैसे चला पाता है ये टैक्सी। ऐसा सोचकर वो वहां से चला गया। अगले दिन कृष्ण नाम का एक व्यक्ति कहीं बाहर जाना चाहता था और विजय के पास आया। दोनों टैक्सी में बैठ गए। विजय ने जैसे ही टैक्सी शुरू की, वो 2 हिस्सों में बंट गई। फिर जब उसने इंजन बंद किया
तो दोनों हिस्से आपस में जुड़ गए और टैक्सी पहले जैसी हो गई। विजय ने उसे फिर से शुरू किया तो वो टैक्सी दो हिस्सों में फिर से बट गई। फिर विजय धीरे धीरे टैक्सी चलाने लगा। वो टैक्सी दो हिस्सों में बट गई, लेकिन आगे तब भी बढ़ रही थी। ये क्या है? ये टैक्सी दो हिस्सों में बटकर भी आगे चल रही है। ये तो चमत्कार है। लोग उस टैक्सी को अजीब तरह से देख रहे थे। तभी वहां सरपंच आया। हे भगवान, ये टैक्सी किसी शैतान के काबू में है। उसकी टैक्सी में मत जाना, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। सरपंच जी, आप क्या बात कर रहे हैं? एक शैतान के काबू में पेट्रोल से चलने वाली टैक्सी कैसे आ सकती है? ये टैक्सी ड्राइवर पागल है। हो सकता है कि शैतान इस पर काबू नहीं कर पाया, इसलिए उसकी टैक्सी को अपने कब्जे में कर लिया। ये सुनकर विजय ने सोचा, ये सरपंच अचानक यहाँ आ गया और मेरी टैक्सी के बारे में इतनी अनाप शनाप बातें बोल रहा है। इसका मतलब है कि उसी ने कुछ चाल चली होगी। मुझे इस परेशानी को समझदारी से हल करना होगा। प्रिय लोगों, मेरी बात सुनो। इस टैक्सी में कोई शैतान वैतान नहीं है। ये तो एक जादुई टैक्सी है जिसका आविष्कार मेरे दोस्त ने किया है जो दुबई में रहता है। भविष्य में इस तकनीक का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाएगा। ये टैक्सी रिवर्स मैग्नीफायर इंजन पर चलती है। उसने ये टैक्सी हमारे गांव में टेस्ट ड्राइव के लिए भेजी है। अगर कोई इस टैक्सी में सफर करता है तो उसे एक अद्भुत अनुभव होगा। ये उन्हें रोमांच देगा। इस मामले की जानकारी मैं किसी को नहीं देना चाहता था। ये सुनते ही सभी लोग जोर जोर से हाथ हिलाने लगे और खुशी से ताली बजाने लगे। हमें पता है विजय, तुम हमारे गांव से कितना प्यार करते हो। ये जादुई टैक्सी नई है और कमाल की दिखती है। अब से हम इस जादुई टैक्सी में ही सफर करेंगे। सरपंच की टैक्सियों में यात्रा नहीं करेंगे। हम इस नई टैक्सी को मशहूर कर देंगे। ये सुनकर सभी ने तालियां बजाई। फिर सरपंच धीरे धीरे वहां से चला गया। तो बड़ों का कहना है कि अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वो उल्टा हम पर ही भारी पड़ जाता है। उस दिन के बाद से गांव वाले विजय की जादुई टैक्सी में सफर कर रहे हैं। विजय बहुत कम समय में बहुत मालदार हो गया है।